तो चलिए आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण की शुरुआत करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों भारतीय उपमहाद्वीप का भाग्य बार-बार जमीन के एक ही टुकड़े पर तय किया गया। सदियों तक सत्ता चाहने वाले साम्राज्यों ने इस मैदान को अपने खून से सींचा है। आज बात उस धरती की जिसने सच में इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी। ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल मिस्ट्री है कि पानीपत जैसा एक छोटा सा शहर बड़े बड़े साम्राज्यों के लिए सबसे बड़ा चोक पॉइंट कैसे बन गया। आखिर ऐसा क्या था इस जगह में कि जो भी उत्तर पश्चिम से भारत पर राज करने का सपना लेकर आता, उसे पानीपत के मैदान में अपनी किस्मत का फैसला करना ही पड़ता था। आज के इस एनालिसिस में हम इन अहम पहलुओं पर गौर करेंगे। पहला, पानीपत ही क्यों। दूसरा, 1526 में बाबर की स्ट्रैटेजी। तीसरा, 1556 का दूसरा टकराव। चौथा, 1761 में मराठा और अब्दाली की जंग। पांचवा, मराठों की हार के असली कारण। और आखिर में इन युद्धों के ऐतिहासिक परिणाम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट, पानीपत ही क्यों और इसका एक रणनीतिक चोक पॉइंट होना। दिल्ली पर कब्जा करने की चाहत रखने वाली किसी भी ताकत के लिए पानीपत कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही क्रूशल कॉरिडोर था। उत्तर पश्चिम से आने वालों के लिए यही सबसे सुगम और सीधा रास्ता था। और ये टाइमलाइन इसी बात को बहुत खूबसूरती से दर्शाती है कि कैसे इन मैदानों पर लगभग 250 सालों तक भयंकर संघर्ष चला। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, 1526 में बाबर की स्ट्रैटेजी और पानीपत का पहला युद्ध। अप्रैल 1526 का ये जो पहला बड़ा टकराव था ना, ये किसी डेविड और गोलियत की कहानी से बिल्कुल भी कम नहीं था। जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिकों और हाथियों की एक बहुत ही विशाल सेना थी, जबकि बाबर मैदान में सिर्फ 12,000 सैनिकों के साथ डटा हुआ था। पहली नजर में तो ये मुकाबला एकदम एक तरफा लगता है ना। तो अब सवाल ये उठता है कि बाबर ने इतने कम सैनिकों के साथ इस नामुमकिन से दिखने वाली स्थिति में जीत कैसे हासिल की। इसका जवाब छिपा है युद्ध को लेकर उसके बेहद साइंटिफिक और स्ट्रक्चर्ड तरीकों में, खासतौर पर उसकी तुलगुमा और रूमी रणनीतियों में। तुलगुमा का मतलब था सेना को कई हिस्सों में बांटकर दुश्मन को साइड और पीछे से घेरना, जबकि रूमी डिफेंस के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल करने की एक कमाल की तकनीक थी। ऐतिहासिक सोर्सेज हमें बताते हैं कि बाबर ने अपने तोपखाने को बचाने के लिए चमड़े की रस्सियों से बंधी करीब 700 गाड़ियों की एक अभेद दीवार खड़ी कर दी थी, और इन तोपों की कमान उस्ताद अली और मुस्तफ़ा जैसे एक्सपर्ट्स के हाथों में थी। और इस एकेडमिक एनालिसिस से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि बाबर की जीत में उसके बेहतर तोपखाने और कुशल तीरंदाजों का तो हाथ था ही, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी शामिल थी। हुआ ये कि लोदी के अपने ही हाथी तोपों की भारी आवाज से घबरा गए और पीछे मुड़कर अपनी ही सेना को बुरी तरह से कुचलने लगे। तीसरा हिस्सा, 1556 का दूसरा टकराव और मुगलों की सत्ता का मजबूत होना। 1556 तक आते आते सत्ता का बैलेंस अभी भी काफी नाजुक था और नए नए स्थापित हुए मुगल साम्राज्य का भविष्य दांव पर लगा था। अकबर और हाकिम शाह सूरी के सेनापति हेमू के बीच जो ये दूसरा टकराव हुआ, इतिहास गवाह है कि इसी युद्ध ने इस पूरे क्षेत्र पर मुगल शासन को हमेशा के लिए मजबूत कर दिया। आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट पर, 1761 मराठा बनाम अब्दाली, यानी पानीपत का तीसरा युद्ध। अब सीधे 1761 पर आते हैं। ये एक ऐसा दौर था जब मराठा साम्राज्य और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच एक बहुत ही भयानक और खूनी टकराव हुआ। यहां राघोबा के इस पत्र को देखिए। ये उस समय मराठों की असीम महत्वाकांक्षा और उनके बढ़ते आत्मविश्वास को साफ साफ दिखाता है। लेकिन उनका यही तेज उत्तरी विस्तार उन्हें अफगानों के साथ सीधे टकराव के रास्ते पर ले आया। लेकिन यहीं एक बहुत बड़ी और घातक रणनीतिक भूल हो गई। हुआ ये कि पेशवा ने निजाम से लड़ने के लिए अपनी मुख्य सेनाओं को वापस दक्षिण बुला लिया, और नतीजा, पंजाब में सिर्फ 15,000 मराठा सैनिक रह गए। ये संख्या अपने आप में उस खतरनाक स्थिति को दर्शाती है जहां मराठे उत्तर भारत में पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुके थे। पांचवां पहलू, मराठों की हार के असल कारण क्या थे। 1761 की वो त्रासदी। हमेशा जीतने वाले और अजेय माने जाने वाले मराठे आखिर पानीपत में अब्दाली से हार कैसे गए। इस बात को समझने के लिए हमें ग्राउंड जीरो की उन गलतियों को देखना होगा। सबसे पहला कारण था लॉजिस्टिक्स और मौसम।
मराठे उत्तर भारत की जमा देने वाली भयंकर ठंड के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। जैसे ही उन्हें यमुना नदी के पास घेरा गया, दिल्ली से उनकी फूड सप्लाई लाइन पूरी तरह से कट गई। नौबत यहां तक आ गई कि सैनिकों को भूखे पेट ही लड़ना पड़ा। और सिर्फ यही नहीं, खुद मराठा कमांडर्स के बीच स्ट्रैटेजी को लेकर भारी असहमति थी कि छापामार युद्ध लड़ा जाए या तोपखाने का इस्तेमाल किया जाए। इसके ऊपर से एक और बड़ी गलती ये हुई कि इस सैन्य अभियान में महिलाओं, बच्चों और परिवारों को भी साथ लाया गया, जिससे सेना पर एक बहुत बड़ा और गैर जरूरी बोझ पड़ गया। और आखिरी कारण था डिप्लोमेसी, यानी कूटनीति के मोर्चे पर एक बहुत बड़ी विफलता। एक तरफ अब्दाली ने बड़ी ही चालाकी से स्थानीय शासकों के साथ रणनीतिक गठबंधन बना लिए थे, और दूसरी तरफ मराठे अपने अति आत्मविश्वास में किसी की मदद लेने से इनकार कर बैठे। और नतीजा ये हुआ कि युद्ध के दिन वो पूरी तरह से अकेले रह गए। छठा और आखिरी पॉइंट, इन युद्धों के ऐतिहासिक परिणाम और उनके बाद का असर। अगर हम परिणामों की बात करें तो इन लड़ाइयों ने हमारे आज के आधुनिक भारतीय उपमहाद्वीप की नींव को बहुत गहराई से आकार दिया है। इस ऐतिहासिक अकाउंट के मुताबिक 1526 की पहली लड़ाई ने एक ऐसे मुगल साम्राज्य का निर्माण किया जो सदियों तक कायम रहा और जिसने राजनीतिक सत्ता के केंद्र को स्थायी रूप से दिल्ली शिफ्ट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ 1761 की उस तीसरी लड़ाई ने मराठों के बढ़ते हुए कदम को पूरी तरह से रोक दिया। इस हार ने सिर्फ नक्शे की सीमाएं ही नहीं बदली, बल्कि इसमें इतनी भयानक जनहानि हुई थी कि इसने पूरे उपमहाद्वीप में सत्ता का एक बहुत बड़ा शून्य यानी पावर वैक्यूम पैदा कर दिया। और ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत ही गहरे क्या होता अगर वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, अगर 1761 में मराठों ने अपनी सप्लाई लाइंस और गठबंधनों को मजबूत रखा होता और वो पानीपत में जीत जाते, तो क्या अंग्रेज कभी 1947 तक भारत को अपना उपनिवेश बना पाते? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो इतिहास को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर